सभी साथियों को नमस्कार। मैं राहुल गोदर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तमाम जो मेरे साथी इस लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ रही हैं, फटाफट एक बार बता दीजिए कि आपको आवाज़ और वीडियो जो है बिल्कुल एकदम साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है। उसके बाद हम आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। मनोरंजन की ये तीसरी क्लास रहने वाली है और इस तीसरी क्लास में हम मनोरंजन टॉपिक जो है, हालांकि आगे हम जब एजेंसियों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर मनोरंजन को एक बार पुनः हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक बार के लिए हम मनोरंजन टॉपिक को यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तमाम जो चीज़ें हैं आज की क्लास में हम मनोरंजन के टॉपिक से समझ लेंगे भाई। चलिए, सभी साथियों को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तमाम जो आपके क्वायरीज हैं, कोई भी आपके डाउट्स हैं पर्सनल क्लास से संबंधित अलावा जो है उनको आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पर्सनल कर सकते हैं। हमारी जो हेल्पलाइन टीम के नंबर है आपकी ऐप के ऊपर नज़र आते हैं, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। दोनों ही आपके पास ऑप्शन है, मुझे कर सकते हैं या फिर आप हेल्पलाइन टीम को भी कर सकते हैं। चलिए, अभी तक हम पढ़ क्या क्या चुके हैं देखिए। सबसे पहले तो उसके ऊपर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिक्रिएशन या फिर मनोरंजन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। मनोरंजन का अर्थ क्या है? खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना, या फिर रिक्रिएशन दोबारा निर्माण करना। किसका निर्माण करना? ऊर्जा का पुनः निर्माण करना। हिंदी में मनोरंजन शब्द है, मनोरंजन का शब्द है मन को प्रसन्न करना, मन को प्रफुल्लित करना, मन को प्रसन्न करना। और मन को प्रसन्न कब किया जाता है, कैसे किया जाता है? जब आप मन की पसंद की कोई कार्य गतिविधि करते हैं, जो आपको बहुत पसंद हो, आपके शौक की जो गतिविधि है उसमें आप संलग्न होते हैं, तो आप अपने मन को प्रसन्न कर सकते हैं। पहली बार इसका उपयोग 14वीं सदी में हुआ बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए। आधुनिक समय के अंदर इसका उपयोग जो है वो सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ 19वीं 20वीं सदी के आसपास, और 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत की कह सकते हैं आप, वहां पर इसका उपयोग जो है वो शुरू हुआ। और शुरुआत के पीछे जो प्रमुख वजह थी वो वजह आप अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण और शहरीकरण को मान सकते हैं। ये दो प्रमुख वजह रही जिसकी वजह से आधुनिक समय के अंदर मनोरंजन का बोलबाला जो है वो इतना हुआ। उसके बाद हमने कुछ परिभाषाएं देखी। परिभाषाओं का जब जिक्र आया तो हमने एक साल्वसन की परिभाषा देखी। साल्वसन की परिभाषा में लिखा था कि मनोरंजन गति नहीं बल्कि एक संवेग है, यह एक व्यक्तिगत अनुक्रिया है, मानसिक प्रतिक्रिया है, जीवन का एक मार्ग है और जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है। साल्वसन की यह परिभाषा थी। उसके बाद हमने एक व्यक्ति जोसेफ ली के बारे में भी अध्ययन किया। जोसेफ ली, जिनको हम मनोरंजन के जनक के रूप में जानते हैं और जिनको आप फादर ऑफ मॉडर्न प्लेग्राउंड मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। उनकी कुछ पुस्तकें भी हमने देखी, रिदम एंड रिक्रिएशन, प्ले इन एजुकेशन, ये हमने उनकी पुस्तकें देखी और कैसे उन्होंने खेल के क्षेत्र में, प्ले के क्षेत्र में खास तौर पर और मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन जो है वो कार्य किया है। जोसेफ ली की परिभाषा, उसमें ये भी जिक्र हुआ कि 2013 और 2018 में ये जो परिभाषा आई है वो जोसेफ ली के नाम से पूछी गई थी। तो कभी ऐसा प्रश्न आता है तो आप अगर जोसेफ ली ऑप्शन में हो तो आप जोसेफ ली कर सकते हैं, अन्यथा आप साल्वसन के ऑप्शन के साथ जाएंगे। उसके बाद हमने कुछ अन्य विद्वानों की परिभाषा भी देखी थी और इन सब परिभाषाओं को देखने के बाद जो वहां से निचोड़ निकला वो ये निकला कि मनोरंजन एक ऐसी गतिविधि है जिसका कोई उद्देश्य होता है, कि आप उसमें भाग इसलिए लेते हैं ताकि आप चाहते हैं कि आपको संतुष्टि मिले, या फिर आप अपनी जो थकान है उसको दूर कर सकें, या फिर आप अपनी ऊर्जा का पुनर्निर्माण कर सकें, अपने आप को आनंदित कर सकें। ये उसका उद्देश्य होता है। उसके बाद आप कोई भी ऐसी गतिविधि को मनोरंजन नहीं कह सकते जो आपको जीवित रखने के लिए जरूरी है, जैसे नींद लेना हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि खाना खाना हो जाएगा। इनको मनोरंजन की श्रेणी में नहीं रखेंगे। मनोरंजन जो है वो खाली समय की गतिविधि है या फिर लेजर टाइम की एक्टिविटी है। लेजर का मतलब खाली, लेजर भी एक लैटिन भाषा का शब्द है, लेशियर से बना हुआ है, जिसका मतलब है खाली समय, फिर अवकाश का समय, जहां पर आप कोई भी हर प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर हर प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त है, कि आपको कोई भी काम नहीं है, बिल्कुल वेले हो आप। उस वो जो वेला समय है ना, उसको ही लेजर टाइम कहते हैं, उसी को ही खाली समय कहते हैं, उसको अवकाश का समय कहते हैं। और उस वेले समय में, उस खाली समय के अंदर, उस अवकाश के समय के अंदर आप कोई ऐसी गतिविधि करें जो आपके मन को प्रसन्न कर रही हो, तो उसको आप मनोरंजन कह सकते हैं। और आप मनोरंजन किसको कहेंगे? मनोरंजन आप उस गतिविधि को कहेंगे कि जहां पर जो आपकी स्वेच्छा से हो रही हो, आपकी शौक की गतिविधि हो, जिसको करने में आपको आनंद आ रहा हो और जिसको करने के बाद आपको संतुष्टि मिले,
आप कह सकते हैं कि समाज से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत सारी गतिविधियां ऐसी, जैसे शिकार करना हो जाएगा, जैसे जुआ खेलना हो जाएगा, जैसे नशा करना हो जाएगा, मारपीट करना हो जाएगा, सट्टेबाजी करना हो जाएगा। इन तमाम गतिविधियों के अंदर भाई दुनिया बहुत बड़ी है, किन्हीं न किन्हीं व्यक्तियों को इसमें आनंद आता होगा, लेकिन ये मनोरंजन की श्रेणी में काउंट नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसके पीछे एक प्रमुख वजह यह है कि क्योंकि ये समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, समाज इनको अच्छा नहीं मानता है। हाँ, ताश खेलना मनोरंजन है, लेकिन जुआ खेलना मनोरंजन नहीं है, इन दोनों के अंदर ध्यान रखना। और यहां से एक प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न भी 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है। 2011 के आसपास रिपीट हुआ, 2018 में रिपीट हुआ और 2022 में भी थर्ड ग्रेड में रिपीट हुआ है कि किस गतिविधि को, 4 गतिविधियां दी होती है, किस गतिविधि को मनोरंजन नहीं माना जाता। वहां पर एक योग करना नाम से एक ऑप्शन देता है अध्ययन बोर्ड हमेशा, तो वहां पर वो मानते हैं कि योग करना जो है वो मनोरंजन नहीं है। अब जब ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया होगा 2011-13 के आसपास, तो उस समय जो मनोरंजन, उस समय देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो समय समय के साथ बदलती रहती है, अपना स्वरूप बदलती है, समाज में उनको किस तरह से देखा जाता है उसको, जैसे मान लो कि आज से अगर 20 साल पहले की बात करें, लव मैरिज के बारे में बात हो, तो वहां पे आपको लगेगा कि बहुत ऐसी आप हैरानी के साथ उस बात को देखते थे। लेकिन अगर 20 साल के बाद देखें तो आज के दिन कोई हैरानी की बात समाज में नहीं रह जाती। अगले 20 साल के बाद हो सकता है कि अरेंज मैरिज को उस तरह से देखने लग जाए कि भाई अरेंज मैरिज कर रहा है। तो समाज जो है वो 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में बदलता रहता है। वहां पर कौन सी चीज कॉमन हो जाए, कौन सी चीज अनकॉमन हो जाए, इस चीज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे अगर बात करें आप 2010 के आसपास की, तो वहां पर सट्टेबाजी करना तो अभी भी गलत बात है, अभी भी उसको समाज में नकारा ही जाता है। लेकिन अभी जैसे ड्रीम 11 है, ड्रीम 11 को सारे के सारे सेलिब्रिटीज जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, तो इसको समाज में एक मान्यता दिलवाने की प्रयास किया जा रहा है कि ये घर घर पहुंचे और हर बच्चा इसको यहाँ पर 10 रुपए 15 रुपए जो भी जितने भी है वो लगाए, और इसको समाज में मान्यता दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक इसी तरह से जब ये प्रश्न पूछा गया होगा 2010-11 के आसपास पहली बार, तो उस समय आपने देखा होगा कि जो योग का प्रचलन है वो बढ़ा था उस समय, जब कांग्रेस की सर मनमोहन सिंह की दूसरा जो कार्यकाल था, उस समय रामदेव, बाबा रामदेव जो है उनका भारतीय समाज में थोड़ा दबदबा जो है वो बढ़ने लगा था। और वो जो योग करवा रहे थे ना, वो रोगों से मुक्त करने के लिए योग करवा रहे थे। वहां पर योग को जीवन शैली के रूप में नहीं दिखाया जा रहा था। या फिर आज भी जैसे बहुत कम लोग हैं, अगर शहरों में देखें तो वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें योग करना है क्योंकि योग से फायदे बहुत हैं। अभी भी जो योग है उसको एक इस तरह की चीज के रूप में समझा जाता है कि जो रोग से मुक्त करने के लिए है। तो रोग को जिम्मेदारी के रूप में, योग को जिम्मेदारी के रूप में पेश किया गया हमारे सामने। या फिर अभी भी समाज का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो योग को रोग से लड़ाई करने वाला एक हथियार के रूप में देखता है, कि उसको एक दैनिक दिनचर्या का हिस्सा नहीं देखते। जैसे ताश खेलना है, जैसे रनिंग करना है, जिम करना है, उसी तरह से योग को आज भी नहीं देखा जाता है। हो सकता है कि जितना उसको 2010 में देखा जाता है उससे चीजों को फर्क पड़ा है, यानी कि 2010 में उसको पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त करने वाला देखा जाता था। अभी बहुत सारे लोग जो स्वस्थ लोग हैं वो योग कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको योग करने में आनंद आ रहा है, उनको शरीर के लिए फायदेमंद चीज लग रही है, तो उनको उसमें आनंद आ रहा है, तो वो करते हैं, तो उनके लिए मनोरंजन है वो। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए, जब हम टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन करेंगे या फिर जब हम पेपर सोल्यूशन करेंगे, तो वो प्रश्न निश्चित रूप से हमारे सामने आएगा, तो तब मैं एक बार दोबारा उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। दोबारा अगर प्रश्न आ जाता है तो आपको जाना उसी के साथ है कि योग को आप मनोरंजन नहीं मानेंगे, लेकिन साथ ही अपनी समझ जो है उसको भी आपने ध्यान रखना है कि भाई योग जो है उसको लोग 2010 में जैसा देखते थे वैसा 2025 में नहीं देख रहे हैं। चीजें बदलना जो है वो थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी हैं। हर चीज को आपने ध्यान रखना है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो एकदम अंतिम सत्य कभी नहीं बन जाता। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो बस वही एकदम सत्य बात है। हाँ, आपको अब यहाँ पर यथार्थवाद को आपको फॉलो करना पड़ेगा, यथार्थवाद को आपने अपनाना है कि अगर क्वेश्चन आया तो उसका उत्तर हम वही करेंगे, कि अगर बाई चांस दोबारा आ जाए तो उत्तर हम वही करेंगे जो पहले मान रखा है, क्योंकि वो फायदेमंद बात है। आपको 2 नंबर चाहिए, लेकिन उसके पीछे की सोच जो है कि यहाँ पर परिवर्तन हो रहे हैं, ये अब ठीक उत्तर शायद नहीं है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद हमने 1950 में हमने देखा कि कैपर नाम से एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन नाम से एक संगठन की
स्थापना हुई है, नई दिल्ली में प्रथम अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने हैं, भारत में मनोरंजन अभियान के शुभारंभकर्ता जीडी सोंधी को कहा जाता है। ये कुछ बातें हमने देखी। मनोरंजन को थेराप्यूटिक रिफ्रेशमेंट ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। ये कुछ बातें हम पहले की क्लास में देख चुके हैं। हमने प्रकार देखे, प्रकार में हमने देखा कि एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है, पारंपरिक हो सकता है, आधुनिक हो सकता है, सामुदायिक हो सकता है, औद्योगिक हो सकता है, संस्थागत हो सकता है, औपचारिक हो सकता है। कई तरह के मनोरंजन हमने देखे कि हो सकते हैं। उन सब मनोरंजन में सबसे बेहतर कौन सा है? बाहरी सक्रिय मनोरंजन, जहां पर आप खुले वातावरण में जाते हैं और अपने शरीर से गतिविधियां करते हैं। तो ये मनोरंजन जो है सबसे बेहतर प्रकार का मनोरंजन जो है वो माना जाता है। आज की क्लास में हम जो पढ़ना शुरू करेंगे वो स्कोप या फिर क्षेत्र के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। स्कोप या फिर क्षेत्र जहां भी आता है, पूरे सिलेबस में कई जगह आएगा। जैसे आप देखिए कि शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र क्या है, किन्सियोलॉजी का क्षेत्र क्या है, योग का क्षेत्र क्या है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्षेत्र क्या है। इस तरह से कई जगह पर क्षेत्र लिखा हुआ आएगा। क्षेत्र या फिर स्कोप का मतलब है कि इसको कहां कहां पर उपयोग किया जा सकता है। मनोरंजन नाम की जो अवधारणा है, मनोरंजन नाम का जो टॉपिक है, इसको हम कितनी जगह पर कहां कहां उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में यहां पर चर्चा होगी। अब इसके साथ ही अगर मनोरंजन अभी तक पिछली 2 क्लासेस को आपने बहुत अच्छे से समझा है तो आप जानते हैं कि मनोरंजन एक ऐसी चीज है कि जो हर किसी के लिए अनिवार्य है। हमने एक परिभाषा में देखा था, ये मूलभूत आवश्यकता है, हमारी मौलिक आवश्यकता है और वो दैनिक जीवन का भाग हमारा होना चाहिए। अगर दैनिक जीवन का भाग है, अगर मूलभूत आवश्यकता है, तो दुनिया में अगर जितने भी लोग हैं ना, सबके लिए मनोरंजन आवश्यक हो जाएगा। अब कोई अगर स्कूल जा रहा है, कोई अगर दफ्तर जा रहा है, कोई अगर कारखाने जा रहा है, कोई किसानी कर रहा है, कोई अगर घर वेला भी बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा, कोई कुछ भी कर रहा है, पूरी दुनिया में जितने भी प्रकार के लोग हैं, जितने भी प्रकार के व्यवसाय के अंदर वो लगे हुए हैं, उन सबको मनोरंजन की आवश्यकता होगी। तो मनोरंजन का जो क्षेत्र है कि मनोरंजन को कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है, वो बहुत विशाल हो जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, इतनी ज्यादा कठिन नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उपयोग करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में आप देखते हैं कि जैसे जैसे तनाव बढ़ता है ना, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है, मनोरंजन की जो मांग है, मनोरंजन की जो आवश्यकता है वो भी बढ़ती रहती है। स्कूल में बताइए कि भाई एग्जांपल देके बताइए कि आप स्कूल में कैसे इसका उपयोग किया जाता है, बताइए फटाफट। देखिए आप याद कीजिए, जब आप पढ़ते थे, मैं पढ़ता था, तो कभी कभार ही हमें ये मौका मिलता था कि भाई आज शाम के जो 4 घंटे हैं उसमें पढ़ाई नहीं होगी, या फिर आज पढ़ने की बजाय कोई एक क्विज कंपटीशन है, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता है, या फिर कोई एक छोटा आयोजन करवाया जा रहा है, उसमें हमें भाग लेना है। बहुत कम अवसर हमें मिलते थे। क्यों हमें कम अवसर मिलते थे? क्यों? क्योंकि उस समय शारीरिक रूप से बच्चे जो है वो एक्टिव थे, बच्चे एक्टिव थे, तो उनको कम स्ट्रेस था। अब क्योंकि 70%, 80%, 85% स्कोर भी कम है, तो बच्चों के अंदर कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ने के अलावा 10वीं 12वीं के बाद उनको आईएएस वगैरह या फिर एमबीबीएस के लिए तैयारी भी करनी है। तो जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना ज्यादा बच्चों के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। जितना बच्चों के ऊपर दबाव बढ़ेगा उतना स्ट्रेस और एंजाइटी में बच्चे जाएंगे, डिप्रेशन में बच्चे जाएंगे। तो अब आप स्कूल में अगर देखेंगे, जब आप स्कूल में जाएंगे, स्कूल में जाने के बाद आप काम करेंगे, तो आप देखेंगे हर सप्ताह कोई ना कोई प्रोग्राम हो रहा है। कभी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, कभी बच्चों को टीवी के ऊपर या फिर जो प्रोजेक्टर लगे हुए हैं वहां पर, बोर्ड लगे हुए हैं, उनके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री दिखानी है, कभी पौधारोपण हो रहा है वहां पर, कभी कोई रैली निकाली जा रही है, कभी वहां पर चित्रकला की कोई प्रतियोगिता हो रही है, कभी वहां पर मेरा गांव नाम से कोई प्रतियोगिता हो रही है जहां पर अपने गांव के बारे में लिखना है। दुनिया भर की प्रतियोगिताएं होती हैं कि ऐसा मान लीजिए कि हर सप्ताह कोई ना कोई प्रतियोगिता वहां पर हो रही है। क्या प्रयास वहां पर किया जा रहा है कि बच्चे का ध्यान जो है वो पढ़ाई का जो एक कठिन व्यवसाय है, व्यवसाय बन चुका है पढ़ाई ना, कि आपको बहुत अच्छा वहां पर करना है। अब वो पढ़ाई, वो हंसी मजाक वाली बात अब नहीं रही। तो जो बहुत कठिन कार्य बन चुका है ना, उसमें थोड़ा अंतराल देना है, उसमें थोड़ा ब्रेक देना है कि बच्चा कुछ हटकर वहां पर काम जो है वो कर सके, या फिर थोड़ा सा अपना ध्यान जो है वो यहाँ वहां लगा सके। एक काम तो आपने ये देखना है। इसके अलावा आप देखते हैं एनुअल फंक्शन का सेलिब्रेशन होता है, 26 जनवरी का सेलिब्रेशन होता है, पिकनिक पे ले जाया जाता है। ये तमाम जो काम है वो इसलिए किए जाते हैं कि विद्यार्थी अपने आप को थोड़ा सा, ये जो मुश्किल रूटीन है उससे बाहर निकाले और अपने मन को थोड़ा प्रसन्न जो है वो कर सके। तो जितने भी उनको अवकाश दिया जा रहा है, उनको अलग अलग
चीज़ों के अंदर उनकी रुचियों के हिसाब से। अब हर बच्चा क्विज में भाग नहीं लेगा, लेकिन कुछ बच्चे क्विज में भाग लेंगे। किन्हीं को क्विज सुनना बहुत अच्छा लगता होगा, किसी को चित्रकला बहुत अच्छी लगती होगी। स्कूल में स्पोर्ट्स डे का आयोजन होता है, जो स्पोर्ट्स वाला विद्यार्थी है वो वहां पर आयोजन भाग ले सकता है। तो इस तरह से अलग अलग जो आयोजन होते हैं वो बच्चों को ब्रेक देने के लिए होते हैं, अवकाश का समय देने के लिए होते हैं, ताकि बच्चे जो है वो उन गतिविधियों में भाग लें जो उनको पसंद है, जो उनके शौक की गतिविधियां हैं। तो मनोरंजन का इस तरह शिक्षा में उपयोग होता है। मनोविज्ञान में किस तरह से इसका उपयोग होता है? मनोविज्ञान में हमने पिछली क्लास में शायद बात की थी, जब हम हॉबीज या फिर शौक की बात कर रहे थे, कि जब कोई व्यक्ति मानसिक विकार से पीड़ित होता है, जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में जाता है, या किसी व्यक्ति को साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है या फिर क्लिनिक में जाने की जरूरत पड़ती है, ड्रग अब्यूज का शिकार हो सकता है खिलाड़ी, कि वो उसका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो उसने प्रेशर में रहना शुरू कर दिया, उसके बाद उसने शराब वगैरह पीना शुरू कर दिया। तो ऐसी परिस्थितियां भी आती है खिलाड़ियों के साथ। बहुत अलग अलग परिस्थितियां जो खिलाड़ियों के साथ आ सकती है या फिर विद्यार्थियों के साथ आ सकती है। साइकोलॉजी के अंदर कैसे उपयोग किया जाएगा? साइकोलॉजी के अंदर भी व्यक्ति, साइकोलॉजी है क्या, जब स्ट्रेस में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, तो कॉन्टिन्यूसली एक थॉट उसको बार बार परेशान कर रहा है, तो उस थॉट से हटाने के लिए उसके दिमाग को कहीं और लगाना पड़ेगा। अब और अगर मान लीजिए कि मैं आपको कहूं कि आपको कंप्यूटर पे कोई काम करना है, तो आपकी अगर पसंद का काम है तो आप नहीं करोगे। अगर उसी जगह मान लीजिए आपको ताश खेलना पसंद है, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक का शौक है, म्यूजिक सुनना पसंद है, तो अगर आपकी पसंद का काम आपको दिया जाएगा तो पसंद का काम आप कर लोगे। अब जब पसंद का काम करोगे तो आपका ध्यान उस एक विचार से या फिर जहां पर आपका दिमाग अटका हुआ है उससे थोड़ी देर के लिए लाइन से हट जाएगा। लाइन से हटेगा तो कुछ आराम मिलेगा आपको। तो इस तरह से साइकेट्रिस्ट जो है वो इसका उपयोग करते हैं कि मनोरंजन है क्या, कि व्यक्ति को खाली समय है या व्यक्ति को खाली समय प्रदान करवाना है, और खाली समय प्रदान करवा के क्या करना है आपने उसको, अब उसकी पसंद का काम करवा देना है। बस उसकी पसंद का काम वो खाली समय में करेगा, तो वो बिल्कुल एकदम टेंशन से फ्री होकर वहां पर कोई गतिविधि करेगा। गतिविधि करेगा तो व्यक्ति का मन जो है वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, या फिर मन जो है वो प्रसन्न हो जाएगा। इस तरह से इसको साइकेट्रिस्ट या फिर मनोविज्ञान की दुनिया में लोग जो है उपयोग करते हैं। फिर बात करते हैं खेल की दुनिया में। खेल या फिर स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा खिलाड़ियों के इंटरव्यू, जब कभी भी एक एक बात क्लास से थोड़ा सा हटके है, वो ये कि आप केवल यहाँ का अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी आपको मौका मिले किसी खिलाड़ी का इंटरव्यू सुनने के बारे में, किसी खिलाड़ी की जो जर्नी है उसके बारे में सुनने के बारे में, खिलाड़ी मैच के लिए प्रिपेयर कैसा करते हैं, मैच के दौरान वो अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल में रखते हैं, मैच खेलने के बाद वो क्या करते हैं, तो खिलाड़ियों की बातें जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी सुना करो। बहुत ज्यादा आपको उनसे सीखने को मिलेगा कि ग्राउंड के ऊपर हम कभी भी इंटरनेशनल स्तर के ऊपर नहीं खेले, लेकिन हम उस स्तर के ऊपर कैसे खेला जाता है, क्या महसूस होता है, या फिर वहां पर खेलना क्या है, वो हम उन खिलाड़ियों की बातों से ही जान सकते हैं। जब भी आप किसी बढ़िया खिलाड़ी को सुनेंगे तो खिलाड़ी क्या कहेगा कि मैं जब मैदान में होता हूं तो मैं 100% फोकस्ड होता हूं, 100% मैं अपनी टीम के लिए देने का प्रयास करता हूं, लेकिन जैसे ही मैं मैदान से बाहर आता हूं, मैं घर आता हूं, मैं दोबारा क्रिकेट नहीं देखता। यानी कि मैं उस दिन क्रिकेट नहीं देखता, या कुछ दिन के लिए मैं न्यूज़पेपर से, क्रिकेट से, मैगजीन से अलग हो जाता हूं, सोशल मीडिया से दूरी बना लेता हूं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अब क्रिकेट उनका व्यवसाय है। क्रिकेट, हमें क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनके लिए तो क्रिकेट क्या व्यवसाय है। अब वो उसी व्यवसाय में अगर मैदान पे खेला, आने के बाद वो सोशल मीडिया पे कमेंट पढ़ रहा है कि भाई लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, या फिर वो मैगजीन पढ़ रहा है जहां पे उसकी आलोचना हो रही है, वो टीवी देख रहे हैं जहां पर बोल रहे हैं कि आज भारत हार गया, भारत जीत गया, तो ये तमाम जो चीजें हैं वो उसको परेशान करती रहेगी। क्यों? क्योंकि उस चीज से जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए अवकाश कैसा होगा कि अपने खेल से वो एक बार के लिए कट जाए। बिल्कुल, वो या तो घूमने चला जाए कहीं, या फिर वो क्या करे, उस खेल से कटकर किसी अन्य खेल में चला जाए। आप बहुत सारे क्रिकेटर को देखते हैं, फुटबॉलर्स को देखते हैं कि जब उनको अवकाश मिलता है तो वो कोई दूसरा खेल खेलते हैं। अगर फुटबॉलर है तो वो फुटबॉलर है तो वो कोई क्रिकेट खेलेगा, गोल्फ खेलेगा, बास्केटबॉल खेल लेगा, स्विमिंग कर लेगा, ऐसे खेल खेलेंगे कि अपने गेम से बिल्कुल एकदम अलग हो जाएंगे। आप विंबलडन चल रहा है तो उसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं अनेक अनेक फील्ड के वो मैच देखने के लिए वहां पर जाते हैं। ये सारे के सारे क्या, मनोरंजन के एक प्रकार हैं
कि खेलों के अंदर भी जो खिलाड़ी खेल रहा है उसका जीवन भी बहुत कठिन है। आपको लगता है कि भाई खेल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है इसको, लेकिन उसके लिए ऊपर भी उतना ही ज्यादा प्रेशर। अगर मान लीजिए कि जितना प्रेशर आपके ऊपर है नौकरी लगने का, उससे कहीं ज्यादा प्रेशर है उस व्यक्ति के ऊपर परफॉर्म करने का, अपने देश की टीम को जिताने का। तो उसके ऊपर भी प्रेशर है, तो उससे बाहर निकलने के लिए उसको किसकी आवश्यकता होगी? मनोरंजन की आवश्यकता होगी, ताकि उसका दिमाग जो है कुछ समय के लिए रिलैक्स हो सके। उसी तरह से औद्योगिक के अंदर, औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के अंदर मनोरंजन का उपयोग कैसे होगा? लगातार अगर कार्मिक कार्य करते रहेंगे तो उनकी जो उत्पादक क्षमता है, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है कि वो कितने समय में कितना काम आपको करके दे रहे हैं, वो गिर जाती है धीरे धीरे, क्योंकि वहां पर एक रास्ता आ जाती है, रोज आप एक ही एक काम कर रहे हैं, एक ही एक काम कर रहे हैं। तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या किया जाता है? या फिर आप इंडस्ट्रीज में आपने देखा होगा, मूवीज में आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री के अंदर ही अलग अलग सेगमेंट बने होते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, कार्मिक है, अधिकारी लोग हैं, इनके बीच में आपस में मैच होते हैं, क्रिकेट के मैच होते हैं, या ये पिकनिक पे जाते हैं, 2 दिन का ऑफ दे दिया, या फिर इन्होंने पूरा का पूरा कोई एक पार्क या फिर कोई भी एक जगह है जो वो रेंट पर ले ली 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। उसके बाद सारे के सारे इनके जो कार्मिक है वहां पर जा सकते हैं। जो भी उनके कार्मिक है उनको फ्री में सिनेमा घर के, सर्कस के टिकट बांट दिए, ताकि आप जाइए और 2 दिन आप इंजॉय कीजिए, इंटरटेनमेंट कीजिए, मनोरंजन कीजिए। और जब आप 2 दिन मनोरंजन करेंगे तो आपके दिमाग के अंदर जितनी भी थकान है, मानसिक थकान है, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। जब आप अगले दिन सोमवार को नए दिन को वापस आएंगे, तो जब वापस आएंगे तो आप बिल्कुल एकदम तरोताजा होकर वापस आएंगे, बिल्कुल एकदम नई ऊर्जा के साथ वापस आएंगे। और जब नई ऊर्जा के साथ आप वापस लौटेंगे तो आपकी कार्य क्षमता पहले से क्या हो जाएगी? बेहतर हो जाएगी। जब कार्य क्षमता बेहतर होगी, जाहिर सी बात है कि वो उतने ही समय में अधिक कार्य करेगा। तो इसलिए औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी इसका खूब उपयोग जो होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब रोगी है उसको दवाइयों से उतना असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा उसको असर? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो मानसिक रूप से क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। फिर मानसिक रूप से उसको लग रहा है कि शायद मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा। तो उस समय क्या किया जाएगा? उस समय क्या किया जाएगा? उसको मनोरंजन के साधन उसको दिए जाएंगे। जैसे मान लो कि हॉस्पिटल में इस तरह से उसको हॉस्पिटल में कोई खेलों का आयोजन करवा दिया। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देखिए आप, जो आपके पैरालंपिक गेम्स हैं, पैरालंपिक गेम्स एक तरह से मनोरंजन से ही शुरू हुए हैं। 1948 में जब पहले आपके जो स्टोक मिडविले गेम्स जो हैं, वहां पर लुडविग गैटमैन नाम से जो व्यक्ति हैं, उनके पास खूब सारे ऐसे सैनिक थे जो दूसरे विश्व युद्ध में गए, और दूसरे विश्व युद्ध में जब जाकर वापस आए तो किसी के कमर में दिक्कत आ गई, किसी के पैर टूट गए, तो सारे के सारे व्हील चेयर पे थे। अब उन लोगों के लिए जीवन की कोई भी आशा नहीं थी, जीवन में कोई उम्मीद नहीं थी। तो उसको दोबारा उमंग लाने के लिए, जीवन को दोबारा तरोताजा करने के लिए उन्होंने खेलों का आयोजन करवाया। तो वो खेल एक बहाना बने, खेल एक बहाना बने। अब क्योंकि फौजी रहा हुआ है, सिपाही रहा हुआ है, उसको छोटी जो गतिविधियां वो हल्की लगती होगी, तो ऐसी गतिविधियां करवाई जहां पर उनके शरीर से थोड़ा परिश्रम भी हो जाए। तो उन्होंने वहां पर कुछ गेम्स का आयोजन करवाया और धीरे धीरे जाके वो पैरालंपिक गेम्स में तब्दील हो गए। तो जो स्वास्थ्य विभाग के अंदर लोग हैं, या फिर स्वास्थ्य जो एक क्षेत्र है, वहां भी आपको मनोरंजन की आवश्यकता होती है, ताकि आप मोराल बढ़ा सकें। आपके जो रोगी हैं उनको आप हौसला दे सके। हौसला देने के लिए जब आपका मन जो है वो खुश होगा, तभी आप हौसले वाली बात कर सकते हैं। अगर मन बैठ गया ना, तो फिर हौसले वाली बात जो है वो आप नहीं कर सकते। और अगर मन बैठ गया तो फिर आपका शरीर उसको धीरे धीरे फॉलो कर लेगा और आप धीरे धीरे और बीमार होते चले जाएंगे। लेकिन अगर मन जो है उसको लगता है कि भाई मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, तो शरीर भी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। तो उसी अवधारणा को देखते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। उसके बाद बात करते हैं प्रत्येक आयु वर्ग के लिए। कोई भी आयु वर्ग का व्यक्ति है, चाहे वो 2 साल 3 साल का व्यक्ति है, चाहे 90 साल का व्यक्ति है, हर व्यक्ति के लिए मनोरंजन जो है आवश्यक है। छोटा बच्चा जो है वो यहाँ वहाँ दौड़ेगा, अनेक गतिविधि करेगा, खेल खेलेगा, खिलौने इकट्ठे करेगा, अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, तमाम ऐसी गतिविधियां करेगा जहां पर उसका मनोरंजन जो है वो हो सके। बुजुर्ग व्यक्ति क्या करेगा? अब बड़ा व्यक्ति जो है, जैसे दफ्तर जाने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे? दफ्तर जाने वाले लोग क्या करेंगे भाई? दफ्तर जाने वाले लोग शाम को जब आएंगे टीवी देख लेंगे, अपनी पसंद की टीम का मैच देख लेंगे, म्यूजिक सुन लेंगे, परिवार के साथ थोड़ा समय बिता लेंगे, बाजार चले जाएंगे, शॉपिंग करने चले जाएंगे, कोई सिनेमा देखने के लिए चले गए, कुछ लोग जो है वो खेलने के लिए चले गए, जिम चले गए। अनेक उनके, क्योंकि उस समय
वो ऐसे कार्य करेंगे जहां पर शारीरिक व्यायाम भी उनके थोड़े हो जाएं। इसके अलावा अगर बुजुर्गों की बात करें तो उनको बात करना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ वहाँ घूमना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ वहाँ की खबर अपने दोस्तों के साथ, जो भी उनके आस पड़ोस में दोस्त हैं उनके साथ जाना, बात करना, थोड़ा यहाँ वहाँ घूम लेना, पार्क में टहल लेना, ऐसे खेल खेल लेना कि जहां पर ज्यादा श्रम नहीं लग रहा हो। साइकिल चला ली, थोड़ा बैडमिंटन खेल लिया, ताश खेल लिया। तो हर व्यक्ति की जरूरत है, कोई भी आयु वर्ग का व्यक्ति हो उसके लिए मनोरंजन जो है वो जरूरी रहेगा। फिर बात करते हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, अब यहां पर ग्रामीण के मनोरंजन थोड़े से अलग रहेंगे, शहरी के मनोरंजन थोड़े अलग रहेंगे। जैसे बात करें अखाड़ों की, जो कुश्तियां वगैरह होती है, ये कहाँ होती है भाई? कुश्तियां हो गई, अखाड़े हो गए, रामलीला हो गई, ये सारी की सारी गांवों के अंदर लगती है। तो गांवों के जो मनोरंजन है वो थोड़े से हटके रहेंगे। यहाँ पर लोग आपस में बात करेंगे, कहानी सुनाना बच्चों को, ये एक अच्छा वहां पर विकल्प होता है। ताश खेलना भी गांवों की एक रिवाज है। जो गांवों के कुछ मनोरंजन ऐसे हैं कि जो गांवों से ही मिलते जुलते हैं, कि आप गांवों में जब होते हैं तो वैसे मनोरंजन आप करते हैं। शहरों के मनोरंजन कैसे हैं? सर्कस शहर का मनोरंजन है, सिनेमाघर शहर का मनोरंजन है, अप्पू घर शहर का मनोरंजन है, कोई क्लब में चले जाना शहर का मनोरंजन है। तो शहर के मनोरंजन क्या होंगे और गांव के मनोरंजन क्या होंगे, इनमें आपको थोड़ा सा भेद रखना है। बस इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजों को आप गांव में रखेंगे, कौन कौन सी चीजों को आप शहर में रखेंगे। ये दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो शहर के जो लोग हैं उनको भी मनोरंजन चाहिए, गांव के जो लोग हैं उनको भी मनोरंजन चाहिए। लेकिन कौन कौन सी गतिविधियां गांव में होती है, कौन कौन सी शहर में होती है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हर व्यवसाय में, कोई भी व्यवसाय में व्यक्ति हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यवसाय का व्यक्ति हो, हाँ उसकी शौक अलग अलग हो सकते हैं, उसकी चॉइस अलग हो सकती है, उसके पास समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन मनोरंजन एक मौलिक आवश्यकता है। मनोरंजन से परहेज जो है वो कोई भी नहीं करेगा। खास तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो निश्चित रूप से मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेगा ही लेगा। हर आर्थिक वर्ग, हर आर्थिक वर्ग का मतलब क्या है कि आप चाहे गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे मिडिल क्लास हैं, चाहे लोअर मिडिल क्लास हैं, चाहे अपर मिडिल क्लास हैं, कोई भी समूह का व्यक्ति हो, वो मनोरंजन की गतिविधियों में भाग लेगा ही लेगा। अब यहाँ पर आर्थिक वर्ग महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेने से पैसे का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर मान लो कि मैं कहूं कि कोई विदेश में जाके छुट्टियां मना रहे हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन मनोरंजन जो है, यहाँ पर सिर्फ मनोरंजन शब्द है। मनोरंजन टीवी देखने से भी हो सकता है, मनोरंजन जो है वो गाने सुनने से हो सकता है, मनोरंजन 150 रुपए की कोई किताब, कोई नोवेल पढ़ने से भी हो सकता है। अब 1.5 लाख रुपए लगा के आप विदेश में जाओ और एक आप 150 रुपए किताब पढ़ो, दोनों में मनोरंजन ही हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर मनोरंजन प्राप्त करने के लिए कि भांत भांत के मनोरंजन हो सकते हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि पैसे के अभाव में मनोरंजन नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल, क्योंकि अगर मान लो किताब 150 रुपए की है तो आप अगर खेत में जाके बैठ भी गए तो बैठना भी अगर आपको ठीक लग रहा है, अगर आप सिर्फ लेट गए और आप आसमान को देख रहे हैं तो वो आपके लिए मनोरंजन है। तो ये आप नहीं कह सकते कि पैसे के अभाव में मनोरंजन नहीं होगा। तो हर आर्थिक वर्ग के लिए व्यक्ति के पास किसी भी संख्या में पैसा है, किसी भी संख्या में पैसा है, कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कुछ भी है, मनोरंजन जो है वो करेगा ही करेगा। सामान्य व्यक्ति के पास भी मनोरंजन करने की उतनी ही लालसा होगी जितनी एक बहुत समृद्ध व्यक्ति के पास होगी। क्योंकि मनोरंजन जो है, जैसा हम भोजन कर रहे हैं, नींद ले रहे हैं, ठीक वैसी वैसी ही हमारी एक मौलिक आवश्यकता है। ये बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो हम कह सकते हैं इन सब को देखकर कि हर व्यक्ति जो है वो मनोरंजन करना चाहेगा, हर व्यक्ति को मनोरंजन करना चाहिए। किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी आयु वर्ग में हो, किसी भी आर्थिक वर्ग से वो बिलोंग करता हो, किसी भी आर्थिक वर्ग से वो आता हो, मनोरंजन जो है वो सबकी मौलिक आवश्यकता है और मनोरंजन की गतिविधियों में सब भाग निश्चित रूप से लेंगे। ये बात आपने यहां पर ध्यान रखनी है भाई। अगली स्लाइड पे चलता हूं मैं। महत्व, मनोरंजन जो है वो जरूरी क्यों है? अब यहां पर हम बात करते हैं महत्व की, कि मनोरंजन जो है उसकी जरूरत क्या है। अगर बात करें महत्व की, मनोरंजन जरूरी क्यों है, सबसे पहले तो मूलभूत मानवीय आवश्यकता, फंडामेंटल ह्यूमन नीड या फिर बेसिक ह्यूमन नीड। बेसिक ह्यूमन नीड,
कि जिस तरह से आपको भोजन की आवश्यकता होती है, जिस तरह से आपको पानी की आवश्यकता है, जिस तरह ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह से मनोरंजन भी मूलभूत मानवीय आवश्यकता है। तो आपको मनोरंजन अगर नहीं मिले तो आपका जीवन जो है बहुत नीरस हो जाएगा। तो मनोरंजन जो है वो मूलभूत मानवीय आवश्यकता है। पहली बात तो आपको ये इसके साथ में ध्यान रखनी है। दूसरी बात, प्रसन्नता प्रदान करने वाली क्रिया, क्योंकि मनोरंजन आप शौक की गतिविधियों में भाग लेते हैं, अपनी मर्जी से भाग लेते हैं, और आपका एक लक्ष्य होता है कि आपको अपनी मानसिक थकान को दूर करना है। तो निश्चित रूप से जब इस गतिविधि में आप भाग लेंगे तो प्रसन्नता आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आपका ध्येय वही है कि आप उस गतिविधि में भाग ही इसीलिए ले रहे हैं। तो आपको प्रसन्नता प्रदान करने वाली क्रिया होगी। स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में वृद्धि का बात करें तो शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होंगे, आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, आप सामाजिक रूप से स्वस्थ होंगे, और आप भावनात्मक रूप से स्वस्थ होंगे। हर तरह से फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, हर तरह से आप क्या होंगे? हेल्दी होंगे, आप स्वस्थ होंगे। चरित्र निर्माण में सहयोगी। चरित्र क्या है? कैरेक्टर क्या है? चरित्र या फिर कैरेक्टर क्या है? चरित्र है कि आपका जो एटीट्यूड है, आपका एक तो मानसिकता क्या है और अपने आप को कैसा आप प्रेजेंट करते हैं। तो जो व्यक्ति मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेगा वो पहली बात तो स्ट्रेस में नहीं होगा, एंजाइटी में नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं होगा। अगर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में नहीं है तो निश्चित सी बात है कि व्यक्ति हंसमुख होगा, कि जिससे भी मिलेगा व्यक्ति बड़ा आदर के साथ, बड़ा शौक के साथ, बड़ा प्रेम भाव के साथ मिलेगा, क्योंकि उसके मन में कोई भी विकार नहीं है, भार नहीं है मन में कोई भी। तो अगर व्यक्ति सबसे मिलनसार है तो उसके रिश्ते अच्छे होंगे या खराब होंगे? जाहिर सी बात है कि सबसे बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगा तो उसके रिश्ते अच्छे होंगे। अगर उसके सामाजिक रिश्ते अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल बाद उसका जो व्यक्तिगत जीवन है, जिसमें मान लीजिए कि वो आप कह लो मानसिक या फिर शारीरिक या भावनात्मक, वो जो आयाम है उनको भी वो अपने आप क्या करने लगे, प्रभावित करने लगेंगे। और स्वस्थ चरित्र निर्माण, अगर आप गतिविधि ऐसी कर रहे हैं कि जहां पर आप फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है मनोरंजन के साथ, तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो जाएंगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाएंगे, सामाजिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ हो रहे हैं। तो आपको हर चीज का लाभ मिल रहा है। जब आप ये सभी चीजों को जोड़ देंगे तो आपका चरित्र बनता है, आपकी पर्सनैलिटी बनती है। तो आपकी पर्सनैलिटी निर्माण में सहयोगी होगा या फिर आपके चरित्र निर्माण में सहयोगी होगा। सामुदायिक प्रतिबद्धता। सामुदायिक प्रतिबद्धता, कम्युनिटी में इंटीग्रिटी होगी, एकजुटता होगी। एकजुटता कैसी होगी? कि सभी के सभी व्यक्ति अगर खुश हैं, सभी के सभी व्यक्ति अगर प्रसन्न हैं, सभी के सभी व्यक्ति अगर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकारों से मुक्त हैं, तो वो समाज को बेहतर बनाने की ओर प्रयास जो है वो करेंगे। सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो सामुदायिक प्रतिबद्धता की, समुदाय के प्रति आपकी जो भावना है, समुदाय की आपके प्रति जो भावना है, उनमें एकजुटता आएगी। वो दोनों मिलकर काम करेंगे, और दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो समाज का भी भला होगा और आपका भी भला होगा। मनोरंजन के साथ शिक्षा। आपके पास खाली समय है, खाली समय में आपने विचार किया कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, आपने विचार किया मैं गिटार सीखता हूं, आपने विचार किया मैं चेस सीखता हूं। तो जब आप फुटबॉल सीख रहे हैं तो केवल आप फुटबॉल नहीं सीखेंगे, आप दौड़ना भी सीखेंगे, आप किक करना भी सीखेंगे, आप बॉल को रोकना भी सीखेंगे, आप लोगों से बात करना भी सीखेंगे, आप कोच के साथ व्यवहार करना भी सीखेंगे। जो दोस्त आपकी मदद करते हैं उनको धन्यवाद कहना आप सीखेंगे, उनको दोबारा आप उस फेवर को रिटर्न करना भी सीखेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज भी आप उस खाली समय में सीखते हैं कि जो सिर्फ आपका मनोरंजन नहीं हो रहा, मनोरंजन के साथ साथ आप शिक्षित भी हो रहे हैं, आप बहुत सारी अच्छी चीजों को भी ग्रहण कर रहे हैं। मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर। अब यहां पर इस बात को तो मुझे लगता है अब और बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन से मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव को दूर करने के बारे में ही बात हो रही है। तो शारीरिक और मानसिक तनाव निश्चित रूप से दूर होंगे। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। जब व्यक्ति प्रसन्न होगा कि आप रविवार को अवकाश लेते हैं, रविवार को अवकाश लेने के बाद जब सोमवार को जाते हैं दोबारा, तो आपकी कार्य क्षमता में थोड़ी वृद्धि आपको देखने को मिलती है। तो क्यों मिलती है? क्योंकि आप जब आराम करके, अपनी थकान को दूर करके जब दोबारा काम पर लौटते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रसन्नता मिलती है। नए कौशल सीखने में सहयोगी, आपके पास क्योंकि खाली समय होता है,
उस खाली समय को आप रचनात्मक कौशल सीखने में उपयोग में ले सकते हैं। अगर मान लो कि आपका बड़ा टाइम से ये इच्छा थी कि मुझे डांस सीखना है, तो आपने शाम को 1 घंटा अपना फ्री किया और फ्री करने के बाद आप किसी डांस एकेडमी को आपने ज्वाइन कर लिया। अब आपके पास एक खाली समय, आप मनोरंजन भी हो रहा है, आपका शारीरिक रूप से अभ्यास भी हो रहा है, 5-7 लोगों से आप मिल भी रहे हैं और साथ के साथ आप एक नया कौशल भी सीख रहे हैं। खाली समय ये सारी चीजें आपको देता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। बहुत ज्यादा मुश्किल चीज भी नहीं है। थोड़ा सा आप जितनी भी चीजें हैं ना शारीरिक शिक्षा में, इन सबको आप अपने दिमाग में, आपके जीवन में कोई घटनाएं हुई हैं तो उनके साथ आप जोड़कर इनको देखिए। जब जोड़ के देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में चीजें आ जाएंगी भाई। आगे बढ़े। मनोरंजन व दर्शन। मनोरंजन का मतलब तो आप समझते हैं रिक्रिएशन है। दर्शन का मतलब है फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब है, अब दोनों को जोड़ा गया है। जोड़ने का यहां पर मतलब क्या है कि मनोरंजन और दर्शन दोनों को जोड़कर आपने पढ़ना है। मनोरंजन तो आप सब जान गए क्या चीज है, दर्शन है फिलॉसफी। या फिर अगर इसको फिलोज और सॉफी को अलग अलग करें तो मतलब इसका हुआ कि ज्ञान से प्रेम, जानने की इच्छा। उसी तरह से अब इस टॉपिक के अंदर ये क्या पूछ रहा है आपसे, उसको थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। अगर वो एक लाइन आपको पकड़ में आ गई ना, तो आपको ये टॉपिक पता लग जाएगा क्या यहां पर बात हो रही है। अब मैं कह रहा हूं कि फिलॉसफी का मतलब है ज्ञान से प्रेम की, जानने की इच्छा, और एक शब्द है फिलॉसफी। इन दोनों को जोड़ दीजिए। यानी कि यहां पर यह पूछा जा रहा है कि मनोरंजन के पीछे विचार क्या है, कि मनोरंजन हम करते हैं तो मनोरंजन क्यों करते हैं। ये बात यहां पर है कि मनोरंजन है क्या। अभी तक तो ये पढ़ रहे थे क्या होगा, महत्व क्या है। अब कह रहे हैं कि जब मनोरंजन की गतिविधियों में कोई भाग लेगा या किसी व्यक्ति को आप मनोरंजन प्रोवाइड करवाएंगे। अब एक चीज और देखना है यहां पर कि आप सिर्फ फिजिकल एजुकेशन टीचर होने के नाते ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मनोरंजन करेंगे। आप जब स्कूल में जाएंगे ना, तो आप बच्चों के लिए फैसिलिटेटर का काम करेंगे, कि आप वहां पर सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में काम करेंगे। आप उस व्यक्ति के रूप में काम करेंगे जो बच्चों के मनोरंजन करने में सहयोग कर रहा है, कि जो मनोरंजन के रास्ते उनको खोज के दे रहे हैं। कि आप बच्चे को 1 घंटा जो गेम्स का एक क्लास होगी, उसमें उनको आप सचिन तेंदुलकर नहीं बना सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप उनके लिए ऐसे मनोरंजन के साधन उनको दे सकते हैं कि जहां पर वो थोड़ा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाए, थोड़ा मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो जाए। साथ ही वो ऐसे मनोरंजन में भाग ले लें जहां पर उनकी दिन भर की जो थकान है वो दूर हो जाए। तो आपको ये सिखाया जाना बड़ा जरूरी है कि जब आप मनोरंजन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जब आप मनोरंजनात्मक गतिविधियों में किसी को भाग दिलवा रहे हैं, तो उसके पीछे विचार क्या होना चाहिए। आप खुद भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके पीछे विचार क्या होना चाहिए, वो बड़ी जरूरी बात है। वो आप यहां पर आपको देखने को मिलेगा, वो बात आपको यहां पर देखने को मिलेगी भाई। प्रारंभिक सभ्यता से अभी हम देखते हैं कि मनोरंजन है क्या, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रारंभिक सभ्यता से लेकर आज तक व्यक्ति और समुदाय की भलाई के लिए मनोरंजन और खाली समय का उपयोग एक अभिन्न अंग माना गया है। प्राचीन समय में मनोरंजन के लिए एक कायाकल्प, आत्म संतुष्टि और व्यक्तिगत विकास के अवसर के रूप में देखा जाता था। अब देखते हैं कि राजा महाराजा, चाहे वो डांस है, चाहे वो संगीत के संबंध में है, अनेक अनेक राजा महाराजाओं के आप दरबार में देखते हैं कि कौन कौन लोग हुए। इसके अलावा अगर राजा को आप मूवी देखते हैं जोधा अकबर, वहां पे आप देखते हैं कि जो अकबर का रोल ऋतिक रोशन कर रहे हैं, वो वहां पर हाथी से लड़ रहे होते हैं, किसी एक जानवर से लड़ रहे होते हैं, वो भी एक मनोरंजन का भाग है। उसी तरह से आप देखते हैं कि शिकार करने के लिए राजा महाराजा लोग जाया करते थे। तो ये तमाम मनोरंजन के साधन प्राचीन समय में हुआ करते थे, जो एक कायाकल्प, कायाकल्प अपने काया को बदल देना, काया अपने ऐसे मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लिया जाता जो आपको शारीरिक रूप से बलिष्ठ बनाते थे। आत्म संतुष्टि, आत्म संतुष्टि यानी कि आपको सेटिस्फेक्शन देने के लिए। और व्यक्तिगत विकास के अवसर, व्यक्तिगत विकास आपके डर को दूर करना हो सकता है, शारीरिक रूप से मजबूत होना हो सकता है, नए कौशल सीखना हो सकता है। तो ये सारे के सारे उसमें आ जाएंगे कि अवसर के रूप में देखा जाता था। कई सदियां आगे बढ़ते हुए 19वीं सदी के मध्य और 20वीं सदी की शुरुआत के दौरान अमेरिकी राज्यों का तेजी से शहरीकरण हुआ, तो मनोरंजन में सार्वजनिक क्षेत्र का भारी रूप से शामिल हो गया। सार्वजनिक रूप यानी कि कॉमर्शियल होना शुरू हो गया, कि लोगों ने ऐसे, जैसे अभी मान लो कि आपके शहरों के अंदर सिनेमा घर हैं, सर्कस हैं, चिड़ियाघर हैं, ये तमाम जो चीजें हैं, बुक फेयर्स हैं, आपको टीवी की व्यवस्था हो जाए, टीवी लेना है आपको, आपको कंप्यूटर लेना है, आपको वीडियो गेम लेने हैं, आपको रेडियो लेना है, ये तमाम चीजें आपके शहरों में मिल जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें शुरुआत कहाँ से हुई कि लोग मनोरंजन का साधन रखने के लिए शुरू हुए, या फिर मनोरंजन उपलब्ध करवाने लगे, मनोरंजन को एक व्यवसाय के रूप में लोगों ने देखा, तो सार्वजनिक क्षेत्र भारी रूप से
शामिल हो गया। उस समय से क्या हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र का मनोरंजन 4 चरण के माध्यम से विकसित हुआ। कि 4 चरण कौन कौन से थे, 4 प्रमुख पहलू कौन कौन से। शहरीकरण में प्राकृतिक सेटिंग्स को पुनः प्राप्त करना। प्राकृतिक सेटिंग्स का मतलब कि जैसे हमारे गांव होते हैं, जैसी हमारी प्रकृति होती है, वैसी प्रकृति को पुनः शहरों में बनाना। पुनः शहरों में कैसे बनाया जा सकता है कि आप वहां पर पार्क का निर्माण कर सकते हैं। आप वहां पर अपने, अगर आप में से कोई दिल्ली गया है तो दिल्ली में आपने देखा होगा कुछ पार्क ऐसे हैं, जैसे लोधी गार्डन है, एक बुद्धा गार्डन है। इस तरह से 2-3 ऐसे ऐसे गार्डन है कि जिसका एक चक्कर लगाएंगे तो वहां पर 4 से 5 किलोमीटर का एक चक्कर बनता है। तो इतने बड़े बड़े पार्क हैं, और वो पार्क इसलिए बनाए जाते हैं कि सुबह शहर, दिल्ली में कोई व्यक्ति रह रहा है, सुबह उठ के जब वो वहां पर आए दौड़ने के लिए, तो उसको ऐसा ना लगे कि मैं दिल्ली महानगर में रह रहा हूँ। उसको ऐसा लगे कि मैं जंगल के बीच में, प्रकृति के बीच में कहीं रह रहा हूँ। तो प्रकृति की जो नेचुरल सेटिंग्स हैं, कि जैसी प्रकृति होनी चाहिए वैसा का वैसा उसको शहर के अंदर भी उपलब्ध जो है वो करवाया जाता है। नकारात्मक शहरी प्रभावों पर काबू पाना। नकारात्मक शहरी प्रभावों पर काबू पाना। नकारात्मक शहरी प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? नकारात्मक शहरी प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? शहरों की नकारात्मकता क्या है कि भीड़ भाड़ बहुत है, व्यक्ति के पास समय नहीं है, और व्यक्ति के पास मनोरंजन के साधन नहीं है। तो इन सभी चीजों से निजात पाने के लिए भी वहां पर व्यक्ति को अवकाश का समय उपलब्ध करवाया गया, या फिर कुछ ऐसा समय दिया गया वहां से व्यक्ति जो है वो कुछ समय अपने परिवार के साथ आके मनोरंजन कर सके। उपभोक्ता की मांग को पूरा करना। उपभोक्ता की मांग है कि मुझे टीवी चाहिए, मुझे रेडियो चाहिए, मुझे सिनेमा घर देखना है, मुझे संगीत सुनना है, मुझे किताबें पढ़नी है। तो बुक शॉप खुली, तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान खुली, तो सिनेमा घर खुले, तो उनकी मांग को पूरा करवाया गया। खुला स्थान उपलब्ध करवाना, बच्चों के लिए खेलने के लिए, लोगों के लिए खेलने के लिए खुले मैदान जो है वो बनाए गए, जहां पर वो जा सकें, या फिर चाहे वो खेलें तो खेलें। लेकिन आप शहरों के अंदर भी देखते हैं कि अमेरिका के अंदर बाहर की जो मूवीज है, या फिर इंडिया गेट को आपने देखा होगा, इंडिया गेट के सामने जो राजपथ है, वहां पर पार्क के दोनों तरफ या फिर रोड के उस दोनों तरफ बहुत खुली जगह जगह जो बनी हुई है, वहां पर लोग आते हैं, बैठते हैं, पिकनिक करते हैं अपने परिवार के साथ, और वापस चले जाते हैं। तो ऐसी जगह का खुले स्थान को उपलब्ध करवाया गया। मनोरंजन का उद्देश्य, अब यहाँ पर आप इसके पीछे की जो विचार है उसको देखना कि विचार क्या कहता है। यहाँ पे हमने देखा कि मनोरंजन शुरू करने के पीछे क्या क्या विचार थे, क्यों उन्होंने शुरू किया मनोरंजन। मनोरंजन का उद्देश्य समय को नष्ट करना नहीं है, कि समय को गुजार देना, कि आपको 1 घंटा मिला, अब 1 घंटा कहां पर लगाऊं मैं, उसके लिए आप मनोरंजन नहीं करते, बल्कि जीवन को उत्कृष्ट बनाना है। कि जीवन को 24 घंटे हैं आपके पास, 24 में से आपको 1 घंटा या 2 घंटे फ्री मिले, लेकिन उन 23 घंटों को अच्छा कौन बनाएगा? वो 1 घंटा अच्छा बनाएगा जो आप पसंद के काम में लगा रहे हैं, जहां पर आप व्यक्तिगत आपका विकास हो रहा है, जहां पर आप कोई नई चीज सीख रहे हैं। तो वो 1 घंटा आपके जीवन को उत्कृष्ट बनाता है, बेहतर बनाता है, अच्छा बनाता है। आप सिर्फ मनोरंजन इसलिए नहीं करते कि आपका समय जो है वो टाइम पास हो जाए, बस 2 घंटे की मूवी देख ली, टाइम निकल गया, ठीक है, उसलिए आप मूवी नहीं देखते। आमतौर पर जो सिनेमा बनाया गया, मूवी देखना जो बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया ताकि आप व्यक्ति का विकास हो सके, व्यक्ति वहां पर कोई नई चीजें सीख सके। किसी व्यक्ति को व्यस्त रखना नहीं, बल्कि उसे तरोताजा रखना है, कि सिर्फ व्यक्ति को बिजी रखा जाए कि कैसे वो समय निकाले। अब जो फोन है, फोन भी एक मनोरंजन का साधन, लेकिन उसको बहुत अच्छा साधन क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वो व्यक्ति को व्यस्त रखता है, वो बिजी रखता है, लेकिन वो तरोताजा नहीं करता। ये दोनों के अंदर फर्क है, इसलिए मोबाइल से आपको दूर होने की सलाह जो है वो दी जाती है। जीवन से पलायन प्रदान करना नहीं, बल्कि जीवन की खोज प्रदान करना है। जीवन से पलायन करना नहीं है कि आपकी जो दुख मुसीबतें जो आ रही हैं वो 2 घंटे के लिए आओ और भूल जाओ, बल्कि उनसे निजात पाने के लिए, जीवन की एक दिशा पाने के लिए मनोरंजन जो है वो करवाया जाता है। अब जो दर्शन है वो क्यों जरूरी है? क्योंकि दर्शन इसलिए जरूरी है, फिर विचार इसलिए जरूरी है, महत्वपूर्ण, क्योंकि वो मार्गदर्शक है। अगर आपको नहीं पता है कि मनोरंजन के पीछे सोच क्या होनी चाहिए, तो आप बच्चों को क्या मनोरंजन करवाओगे? या फिर मान लो कि मैं आपको कहूँ कि आपको बाजार जाना है, लेकिन मैं ये नहीं बताऊं कि बाजार से लाना क्या है, आप मेरी बात को टाल नहीं सकते, तो आप बाजार में बच्चों को ले जाएंगे या फिर बाजार में चले जाएंगे आप, लेकिन वहां जाके करेंगे क्या ये आपको पता नहीं, कंफ्यूजन में रहेंगे। उसी तरह से आपको ये बता दिया जाए कि बच्चों को 1 घंटा खिलाना है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि बच्चों को इसका लाभ क्या होगा, कैसे ये बच्चों के जीवन को और बेहतर बना सकता है, क्यों ये बच्चों के लिए जरूरी है चीजें।
अगर आपको इन चीजों के बारे में ज्ञान है तो आप उस कार्य को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। निर्देश देना, आपको पता होगा कि क्या करना है। मार्गदर्शक या निर्देश देना, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि क्या क्या काम करने, क्या क्या काम नहीं करने हैं। महत्व समझाना, इसलिए बताया जाता है कि आप महत्व को समझ सको कि मनोरंजन जो है वो कितनी जरूरी चीज है। मूल को पहचानने में मदद, कि उसके पीछे जो विचार है उसको पहचानने में मदद आपको मिलती है, इसलिए आपको दर्शन से अवगत जो है वो करवाया जाता है। जरूरत के अनुरूप मनोरंजन, और जैसी भी सामने वाले व्यक्ति की जरूरत है उसके अनुरूप आप क्या करते हैं, उनका मनोरंजन उनको मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए आप प्रोत्साहित करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, उनको उनके लिए मनोरंजनात्मक गतिविधियां जो है उनका आयोजन करवाते हैं। पाठ्यक्रम बनाने में सहयोगी, अगर आप मनोरंजन का दर्शन पता है, अगर आपको महत्व पता है, अगर आपको ये पता है कि मनोरंजन कितना जरूरी है, तो जब आप पाठ्यक्रम बनाएंगे, जब आप सिलेबस का निर्माण करेंगे, तो उसमें आप गेम्स के लिए स्थान जरूर रखेंगे, आप स्पोर्ट्स के लिए स्थान जरूर रखेंगे, आप वहां पर बच्चों के लिए लाइब्रेरी के लिए पीरियड जरूर रखेंगे, आप वहां पर चित्रकला के पीरियड जरूर रखेंगे, आप वहां पर ऐसे ऐसे जो अनेक अभ्यास हैं उनके आप जरूर समय बच्चे के लिए देंगे, ताकि बच्चा वहां पर अपने जो शौक की जो गतिविधि हैं उनको पूरा कर सके। हाँ, हर बच्चे को लाइब्रेरी में जाने कोई शौक नहीं होगा, लेकिन सारे के सारे काम आपको करवाए जाते हैं। आपको गेम्स पीरियड में भेजा जाता है, आपको लाइब्रेरी में भेजा जाता है, आपको वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बोला जाता है, आपको डांस वगैरह में भाग लेने के लिए बोला जाता है। जब एनुअल फंक्शन हो तो आपको ये बोला जाता है कि आप कोई डांस करें, आप कोई कविता बोलें, या फिर जब स्पोर्ट्स डे हो तो आपको ये बोला जाता है कि आप खेलों के अंदर भाग लें। तो आपको प्रोत्साहित किया जाता है आपके अध्यापकों द्वारा, या फिर आपको करना है, बच्चों को आपको प्रोत्साहित करना है कि आप बच्चों को मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के ऊपर बल दें, कि आपको हर चीज को करके देखिए, ताकि अब बच्चे को नहीं पता कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। मान लीजिए कि बच्चा कभी लाइब्रेरी में गया नहीं, उसने कभी प्रेमचंद को पढ़ा नहीं, तो कैसे जानेगा कि प्रेमचंद क्या चीज है। अगर मान लो कि आपने जबरदस्ती बच्चे को भेजा, शुरुआत में ये चीजें जबरदस्ती होती है कि शौक जो लगते हैं वो एक बार आप सही रास्ते पे भेजने के लिए बच्चे से एक बार के लिए छोटे बच्चों को आप रास्ता दिखाने के लिए कुछ चीजें आपको उस लाइब्रेरी में गए और छोड़ दिया बच्चों को, वो अच्छी अच्छी जो तस्वीरें हैं, अच्छी अच्छी तस्वीरों वाली किताब उठाएगा, उनको देखेगा, तस्वीरें देखेगा, एक बार वो एक हफ्ता तस्वीरें देखेगा, दूसरे हफ्ते तस्वीरें, बाई चांस कोई महीने बाद 2 महीने बाद उसके हाथ कोई किताब लगी, उसने एक पैराग्राफ पढ़ा तो उसको अच्छी लगी, उसने एक किताब पढ़ दी। तो अगर उसके करने में, अगर लाइब्रेरी भेजने में 40 बच्चों में, 50 बच्चों में, 100 बच्चों में अगर एक बच्चा किताब पढ़ना शुरू कर दे, तो आपका वो चीज जो है आपने उसको शौक दे दिया, आपका मकसद वहां पे पूरा हो जाता है। तो आप पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं ताकि हर प्रकार के जो शौक है आपके, या फिर हर प्रकार की जो रुचियां हैं, उनको आप अपने पाठ्यक्रम में रखें, ताकि कोई भी बच्चा जो है पीछे नहीं रह जाए। सिर्फ पढ़ाई के ऊपर आपको वहां पर बल नहीं देना है, अन्य जो चीजें हैं उनके ऊपर भी बल देना है, ताकि मनोरंजनात्मक जो गतिविधियां हैं उनके अंदर बच्चे को लगाया जा सके। हर आयु वर्ग हेतु, हर आयु वर्ग हेतु आप मनोरंजनात्मक गतिविधियां करवा सकते हैं। हाँ, अभी क्योंकि आप स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं कि आप चाहे 5वीं कक्षा का बच्चा हो, चाहे 12वीं कक्षा का बच्चा हो, अब 5वीं कक्षा वाले बच्चे को आप क्या गेम खिला सकते हैं, वो ही गेम आप 12वीं कक्षा के बच्चे को नहीं खिला सकते, उन दोनों के लिए गेम अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पर कौन से गेम खिलाने हैं, कहाँ पर कौन से गेम खिलाने हैं। अगर मान लो कि स्कूल के अलावा आपको कभी मौका मिलता है काम करने का, और एज ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो वहां पर आप किस तरह से उनको टैकल करेंगे, उनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, कैसी कैसी गतिविधियां उनके लिए हो सकती है। तो ये सारी की सारी आपको कब सीखने को मिलती है, जब आपको मूल पता है कि आपको कैसी गतिविधि करवानी है, क्यों करवानी है, क्या इसका महत्व है, इसके लिए क्यों ये जरूरी है। जब ये चीज आपको पता है तो आप उसके लिए गतिविधि अपने आप डिजाइन कर देंगे। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी गतिविधि है कि जो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये इसको फायदा नहीं करेगी, इसको नुकसान होगा, अब मान लीजिए कि आप प्रिंटिंग करवा रहे हैं, या फिर आप ऐसा कोई गेम खिला रहे हैं जहां पर स्प्रिंट है, और आपके पास उस एज के लोग भी हैं, जैसे 65-70 साल के लोग भी हैं, तो उनको आप वो गतिविधियां नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो इंजर्ड हो सकते हैं, उनको चोट लग सकती है। तो ये सब चीजें इसीलिए आपको बताई जा रही हैं कि हर एज ग्रुप के लिए जो जरूरतें हैं वो अलग अलग होंगी, और उन जरूरतों के हिसाब से आप उनको क्या करवाएंगे, मनोरंजन करवाएंगे। खाली समय का सदुपयोग होगा, खाली समय का आपको सदुपयोग करना है। मानसिक और शारीरिक संतुष्टि और प्रसन्नता, ऐसी गतिविधियों को शामिल करें जो मानसिक और शारीरिक संतुष्टि और प्रसन्नता प्रदान करें। जीवन का स्तर बढ़ाने में मदद कर रहा है। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, तो वो मनोरंजन जो है वो इस तरह से
आपके जीवन को उत्कृष्ट बनाएगा, जीवन के स्तर को जो है वो बढ़ाएगा। दोनों ही बातें आपने ध्यान रखनी है। बड़ा बड़ा आप क्षेत्र से क्या समझ सकते हैं कि भाई हर व्यक्ति के काम की चीज है। दर्शन से क्या समझ सकते हैं? दर्शन से आप समझ सकते हैं कि मनोरंजन जो है वो बड़ी काम की चीज है, जो जीवन को समृद्ध बनाती है। टाइम पास करने की चीज नहीं है सिर्फ, वो जीवन को बहुत बेहतर बना सकती है। बेहतर किस स्तर पे बनाएगी? मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक रूप से जीवन को समृद्ध करेगी। जीवन की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको बढ़ाएगी, जीवन को बेहतर करेगी। हर आयु समूह के लिए आपको अलग अलग गतिविधियों का चुनाव करना है। हर व्यक्ति की जरूरत मनोरंजन से अलग अलग हो सकती है। कोई शारीरिक लाभ लेने के लिए आ सकता है, कोई मानसिक लाभ लेने के लिए आ सकता है, कोई सामाजिक लाभ लेने के लिए आ सकता है, कोई भावनात्मक लाभ लेने के लिए आ सकता है। तो जैसा लाभ की उसको आवश्यकता है वैसा लाभ आप उनको प्रदान करेंगे जब आप एक रिक्रिएशनल एक्सपर्ट के रूप में काम करेंगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करवाने वाले व्यक्ति के रूप में काम करेंगे। तो आपको ये काम करने हैं। तो यहां पर आपने सिर्फ एक बिंदु को समझना है कि मुझे रिक्रिएशन करवाना क्यों है अगले व्यक्ति को, और दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि अगले की जरूरत क्या है इस गतिविधि के लिए। अगर ये दो चीजें आपको समझ में आ गई तो आप एग्जैक्टली वो गतिविधि करवा देंगे जो उसको चाहिए। समझ गए इस बात को? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मनोरंजन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना या फिर खाली समय का सदुपयोग करना है। आपको जो खाली समय का सदुपयोग, रचनात्मक ढंग से सदुपयोग करना है या फिर आनंदित होना है, तनाव से मुक्त होना है, ये इसके लक्ष्य रहते हैं। अब उद्देश्य क्या क्या होंगे? अब जो महत्व है वही इसके उद्देश्य होंगे कि इसके मानसिक लाभ होगा। मानसिक लाभ कैसे होगा भाई? प्रसन्न व्यक्ति होगा तो मानसिक लाभ होगा। शारीरिक विकास होगा, अगर फुटबॉल खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा अगर रिक्रिएशन के लिए, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति का शारीरिक विकास होगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, मांसपेशियां मजबूत होगी, हड्डियां मजबूत होगी, लिगामेंट मजबूत होंगे, हृदय मजबूत होगा, फेफड़े मजबूत होंगे। ये तमाम चीजें होगी तो व्यक्ति का शारीरिक विकास होगा। स्वस्थ नागरिक, अगर व्यक्ति सामाजिक रूप से, मानसिक, शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है, सामाजिक रूप से स्वस्थ है, तो एक स्वस्थ नागरिक का विकास अपने आप हो जाएगा। एक प्रसन्नचित व्यक्ति जो है वो, मैंने पहले बताया था कि वो नुकसान किसी का नहीं करेगा। संतुलित विकास होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं होगी, वो पढ़ाई के साथ उसका व्यक्तित्व जो है, उसका चरित्र जो है वो भी निर्माण वहां पर होगा। नेतृत्व का विकास, नेतृत्व का विकास कैसे होगा? लीडरशिप की क्वालिटी का यहाँ पर विकास कैसे होगा कि जब आप इन गतिविधियों के अंदर भाग लेंगे या लेते हैं तो न केवल आपको, जैसे आप मान लीजिए कि खेलने जाते हैं, आप फुटबॉल खेलने जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके जो कोच है वो आपको कप्तान बना देते हैं, या फिर एक रैंडम व्यक्ति को आपने नहीं देखा होगा कि इसको क्यों कप्तान बनाया जा रहा है, उसको आपके कोच जो है वो कप्तान बना देते हैं। वो कप्तान क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हो सकता है कोच को लगे कि इसके पास नेतृत्व क्षमता हो और उसको मौका नहीं मिल रहा हो, तो उसको नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व करने का अवसर बहुत बार दे दिया जाता है। तो ऐसे आपको मौके मिलते हैं नेतृत्व करने के, ग्रुप को लीड करने के। और जब आप ग्रुप को लीड करते हैं तो जाहिर सी बात है, जब आप ग्रुप को लीड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप नेतृत्व क्षमता का आप में क्या होता है? विकास होता है। नेतृत्व क्षमता का आप में विकास होता है। सामाजिक क्षमता का विकास, सामाजिक क्षमता, आप लोगों से बात करना सीखते हैं, लोगों से व्यवहार करना सीखते हैं, तो सामाजिक क्षमता का विकास होता है। अतिरिक्त शक्ति का विकास, अतिरिक्त शक्ति का विकास यानी कि आप अपनी एनर्जी को रिक्रिएट करते हैं, तो अतिरिक्त शक्ति का विकास होता है जो आप मनोरंजनात्मक गतिविधियों में लगा सकते हैं। नए अनुभवों का विकास कैसे होगा कि जब आप मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेते हैं तो आपके पास खाली समय है, उस खाली समय में आप कुछ नई गतिविधियों को करना सीखते हैं, नई गतिविधियों को करना सीखते हैं। उससे क्या होगा? नए अनुभवों का विकास होगा, नए कार्य आप करना सीखते हैं। अनुशासन का विकास, अनुशासन, आपके पास खाली समय है, रोज खाली समय हो सकता है कि आपके पास हो, रोज सुबह खाली समय नहीं हो, लेकिन उस रोज खाली समय को सदुपयोग करना कि 1 घंटा मुझे मिला, 1 घंटे में जिम करूंगा, 1 घंटा मुझे मिला फुटबॉल खेलूंगा, 1 घंटा मुझे मिला मैं ये काम करूंगा, अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करूंगा। तो वो 1 घंटे का जो आप अनुशासन दिखाते हैं वो आपके जीवन के दूसरे हिस्से में भी जाएगा। तो अनुशासन का विकास भी होगा और कार्य दक्षता का विकास होगा। आप जब तरोताजा होंगे, आप जब खुश होंगे, तो आप बेहतर ढंग से क्या कर पाएंगे? कार्य कर पाएंगे, बेहतर ढंग से आप कार्य कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़े। मनोरंजन के सिद्धांत, मनोरंजन के सिद्धांत वैसे तो आपके सिलेबस के अंदर नहीं लिखे हुए, लेकिन इसको सिंपल सा समझना है। मनोरंजन के 2 प्रकार के सिद्धांत है, एक है प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सिद्धांत तो वो है कि जो आप, मान लीजिए कि मैं मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए गया, मैंने किसी गतिविधि में भाग लिया और भाग लेने के बाद कुछ चीजें मुझे तुरंत अनुभव में आ जाएंगी, तुरंत मुझे पता लगेगा ये चीज हुई है, तो वो तो होंगे प्रत्यक्ष, जब मनोरंजन से होने वाले लाभ को तत्काल अनुभव किया जा सके।
कि आप अनुभव आपने किया और करते ही आपको वो पता लग गया कि भाई ये लाभ मुझे हो गया, तो वो तो प्रत्यक्ष सिद्धांत है। जैसे क्रिया द्वारा आत्म संतुष्टि, आप जब गतिविधि करोगे, आप फुटबॉल का एक मैच खेल के आते हो, फुटबॉल की ट्रेनिंग करके आते हो, ट्रेनिंग करने के बाद कितना आपको आनंद आता है। अगर आप में से कोई खेला है, कोई अगर ट्रेनिंग जिसने की है, तो वो बता सकता है इस बात को कि ट्रेनिंग करने के बाद आपको बड़ा अपने आप पे गर्व महसूस होता है, आत्म संतुष्टि की एक भावना आती है कि मैंने आज अच्छा काम किया है। तो एक आत्म संतुष्टि की भावना आपको आएगी, शारीरिक स्फूर्ति का संचार होगा, आप शारीरिक रूप से क्या हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे, क्योंकि अब दिमाग जो है आपका क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है, रिचार्ज हो चुका है, एकदम हष्ट पुष्ट हो चुका है। तो आपको शारीरिक स्फूर्ति का संचार भी होगा, प्रसन्नता का अनुभव होगा, ये तत्काल होंगे ये सारे के सारे। जैसे ही आप खेलेंगे, जैसे ही आप गतिविधि करेंगे, आपको ये अनुभव में आ जाएंगी चीजें। मानसिक तनाव से मुक्ति आपको मिल जाएगी, पुनः ऊर्जा का संचार हो जाएगा और थकान से मुक्ति, ये सारी की सारी चीज तत्काल आपको देखने को मिलेंगी। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। आप खेल के आए और खेल के आते ही जैसे आप खेल रहे हो या खेलने के बाद आपको ये सारी की सारी चीजें अनुभव में आ जाएंगी। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष सिद्धांत कहा जाता है कि जब मनोरंजन से होने वाले लाभ तत्काल अनुभव किए जा सके। क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि निम्न में से कौन सा तत्काल, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष सिद्धांत नहीं है, तो वहां पर एक में लिखेगा क्रिया द्वारा आत्म संतुष्टि, शारीरिक स्फूर्ति का संचार, प्रसन्नता का अनुभव करना, और चौथा क्या लिख देगा, अप्रत्यक्ष लिख देगा, जिसमें वो लिखेगा कि इससे चरित्र का निर्माण होगा। तो चरित्र का निर्माण एक दिन में नहीं होगा, जब आप लगातार 6 महीने, 7 महीने, 1 साल गतिविधियों में भाग लेंगे तो आपके चरित्र का निर्माण होगा। एक दिन में ये पता नहीं लगेगा कि चरित्र का निर्माण हो चुका है या नहीं हुआ है, हर दिन वो रत्ती रत्ती भर बढ़ेगा और 1 साल के बाद पता लगेगा कि भाई फायदा इससे हुआ है। तो अप्रत्यक्ष सिद्धांत का मतलब है दीर्घकालीन प्रभाव सिद्धांत, जहां प्रभाव व्यापक है परंतु अनुभव में नहीं आते, या फिर तुरंत अनुभव में नहीं आते, जहां पर तुरंत अनुभव में नहीं आते कि आप खेल कर आए, खेल कर आते ही आपको नहीं पता लग गया कि आप आदर्श नागरिक बन गए, आपको तुरंत पता नहीं लगा कि मैंने खाली समय का सदुपयोग करना सीख लिया है। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, लेकिन जब आप डिसिप्लिन दिखाएंगे, वहां पर 6 महीने लगातार चलेंगे, तो आपको पता लग जाएगा भी खाली समय जब भी मिलेगा तो आपको पता होगा कि अब खाली समय है, कुछ ऐसी गतिविधि कर लेते हैं जो काम की है। संतुलित विकास होगा, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, हर तरह से आप विकसित होंगे। तो ये संतुलित विकास भी धीरे धीरे समय के साथ आपको अनुभव आएगा। नेतृत्व गुणों का विकास, खेल कौशलों का विकास, फुटबॉल खेलना आप सीखते हैं तो एक दिन में, एक सेशन में नहीं सीखेंगे, आप लगातार 6 महीने, 1 साल खेलेंगे, तब आप जाकर खेल कौशल का आप में विकास होगा। प्रजातांत्रिक गुणों का विकास, यानी कि एक अच्छे नागरिक का आप में जो गुण होते हैं वो हो जाएंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा या फिर संतुलित विकास, एक ही बात है। और नैतिक विकास, एथिकल डेवलपमेंट, एथिकल डेवलपमेंट, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, समाज ने जिनको सही मान रखे आप उनकी पालना करेंगे, जिनको गलत मान रखे आप उनसे दूर हटेंगे। ये तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम जो अनुभव हैं, आपको कब आएंगे, बहुत लेट आपको नजर आएंगे। कोई हो सकता है कि 6 महीने में नजर आए, कोई 3 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 1.5 साल में। तो ये इनको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष सिद्धांत कहते हैं, कि जो तुरंत आपके अनुभव में नहीं आते हैं, कि आप खेल कर आए और खेल कर आते ही आप कहोगे भाई संतुलित विकास हो गया मेरा, ऐसा नहीं होगा। आप खेल कर आएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि आत्मिक संतुष्टि, आनंद आ गया आज खेलकर, या फिर बिल्कुल एकदम तरोताजा महसूस कर रहा हूं मैं, या फिर सारी थकान दूर हो गई, आज बड़ा अच्छा मैच लगा, ये सब चीजें आप बोल सकते हैं। लेकिन आप ये चीजें नहीं बोलेंगे। हाँ, आप जब 1 साल तक, 2 साल तक लगातार डिसिप्लिन के साथ मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेंगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में आप भाग लेंगे, तो लोग आपके लिए ये बोल सकते हैं कि भाई इसकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो रही है, संतुलित विकास हो रहा है, बहुत अच्छा ये व्यक्ति बनता जा रहा है, ये बात लोग आपके लिए बोल सकते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, बहुत ज्यादा समय मैंने नहीं लिया क्योंकि ये सारी की सारी बातें एक्सप्लेन हो चुकी है। सिर्फ 2 ही चीज ध्यान रखनी है, प्रत्यक्ष तुरंत, प्रत्यक्ष तुरंत अनुभव, या फिर उसी समय आपको पता लगेगा, और अप्रत्यक्ष तुरंत अनुभव नहीं। और ये जो आप तुरंत अनुभव करते हैं ना, धीरे धीरे यही अनुभव क्या करते हैं आपके, इसका निर्माण करते हैं। धीरे धीरे यही इसका निर्माण करेंगे, ये अलग नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यही क्या करेंगे, इसका निर्माण करेंगे। लेकिन ये धीरे, आप जैसे रोज हाइट तो नहीं बढ़ती आपकी, भोजन आप रोज करते हो, पेट आपका रोज भरता है, लेकिन रोज हाइट नहीं बढ़ती आपकी। लेकिन एक लंबे समय में अगर देखें, अगर आप 10 से 20 साल के बीच में बात करें, तो रोज आप चेक करोगे तो हाइट बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी आपको। लेकिन रोज भोजन आप कर रहे हो, रोज तृप्ति आपकी हो रही है कि पेट भर गया मेरा। उसी तरह से ये है कि आप जब गतिविधियां करोगे तो इसके अनुभव की वजह से, इन गतिविधियों की वजह से क्या होगा, इन गतिविधियों की वजह से क्या होगा, आपकी हाइट बढ़ेगी, भोजन करने की वजह से हाइट बढ़ेगी। उसी तरह से ये गतिविधियां करने की वजह से
एक लंबे समय में, दीर्घकालीन समय में आप में ये सारे के सारे बदलाव आएंगे, लेकिन एकदम से नहीं आएंगे। चलिए भाई, मनोरंजन हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन आमतौर पे आपने देखा होगा जब सीरियल खत्म होते हैं या वेब सीरीज खत्म होती है, तो लास्ट एपिसोड में क्या करते हैं, वो अगले एपिसोड में जो चीज होने वाली है ना, उसका थोड़ा सा हिंट देके छोड़ देते हैं। उसी तरह से मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देके आपको छोड़ रहा हूँ। अगला हमारा टॉपिक है खेल के सिद्धांत या फिर प्ले। प्ले क्या है, खेल के सिद्धांत क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक परिभाषा यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन जो है वो मैं करने जा रहा हूँ। ये परिभाषा है जॉन एच फिनले की। जॉन एच फिनले नाम से एक व्यक्ति है, इनकी परिभाषा है, और ये परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस परिभाषा का जो पहली ये लाइन है ना, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुकी है राजस्थान के। परिभाषा क्या कहती है? और परिभाषा जो एक सेतु का काम करती है, ब्रिज का काम करती है, किसके बीच में? रिक्रिएशन प्लस प्ले। प्ले जो हम बात करके हैं ना, प्ले प्ले गतिविधियां, प्ले की जो गतिविधियां, उन दोनों के बीच में ये रिश्ता बनाते हुए नजर आती है। क्या यहां पर बोला जा रहा है? पहले मैं इंग्लिश की परिभाषा पढ़ता हूं, उसके बाद में ये हिंदी वाली परिभाषा पढ़ूंगा। रिक्रिएशन इज ब्रॉड इनफ, यानी कि रिक्रिएशन इतनी बड़ी है, इतनी अपने बड़ी है कि वो ब्रॉड इनफ, रिक्रिएशन इज ब्रॉड मतलब बड़ी, इनफ इतनी बड़ी है, टू इंक्लूड शामिल करने में, इंक्लूड प्ले इन इट्स एवरी एक्सप्रेशन। यानी कि अगर ये रिक्रिएशन है तो रिक्रिएशन की कोई भी गतिविधि में प्ले आपको नजर आ जाएगा, यानी कि प्ले को ये अपने हर रूप में समाये हुए है। तो इसके अनुसार जो एक हम डायग्राम बना सकते हैं कि ये रिक्रिएशन है। इस फोटो को ना खराब किया जाए ना। अगर मान लीजिए कि ये रिक्रिएशन है, तो इस रिक्रिएशन का ये हिस्सा अगर प्ले है, तो प्ले जो है वो रिक्रिएशन का हिस्सा है। ये बात यहां पर बोली जा रही है। रिक्रिएशन जो है वो अपने आप में किसको समाये हुए है? प्ले को समाये हुए है। खेल की जो गतिविधियां हैं या फिर एक्टिव गतिविधियां जो हम कर रहे हैं, वो सारी की सारी रिक्रिएशन में शामिल शामिल हो जाती है। एंड ऑल्सो, और किसको समाये हुए है? मैनी एक्टिविटीज दैट आर यूजुअली नॉट थॉट ऑफ एज प्ले, जो खेल नहीं समझी जाती। कौन कौन सी? म्यूजिक, ड्रामा, क्राफ्ट, एवरी फ्री एक्टिविटी एंड स्पेशली क्रिएटिव एक्टिविटी फॉर एनरिचमेंट ऑफ लाइफ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मनोरंजन अपने हर स्वरूप में, मनोरंजन अपने हर स्वरूप में, यानी कि प्ले की सारी गतिविधियां मनोरंजन है, अपने हर स्वरूप में खेल को समाये हुए है, और उन क्रियाओं को भी जिन्हें खेल नहीं समझा जाता, जैसे संगीत, ड्रामा, क्राफ्ट और हर खाली समय की गतिविधि, वह रचनात्मक गतिविधि जो जीवन को समृद्ध करती है। एक बात आपको यहां पर समझ लेनी है कि रिक्रिएशन और प्ले दोनों आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। रिक्रिएशन एक बड़ा भाग है, प्ले एक छोटा भाग है। प्ले उसका क्या है? एक छोटा भाग है। ये बात आपको यहां पर समझ लेनी है। दोनों के अंदर फर्क हालांकि हमने कल की क्लास में देखा था, उसको मैं पुनः एक बार अगली क्लास में हम जब दोबारा जाएंगे तो वहां पर लिख देंगे। उसके बाद साल्सन की परिभाषा है, ये हमने देख ली थी। अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश में और रखी है। रिक्रिएशन इज recreation not as a matter of motion but rather of emotion. It is a personal response, a psychological reaction, an attitude, an approach, a way of life. मनोरंजन गति नहीं बल्कि एक संवेग है, यह एक व्यक्तिगत अनुक्रिया है, एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, जीवन का एक मार्ग है, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है। ये बात हम पहले कर चुके हैं भाई। उसके बाद एक व्यक्ति आप यहां पर और देख रहे हैं, ये व्यक्ति सेम है। कौन? जोसेफ ली। ये व्यक्ति जोसेफ ली ही है। जोसेफ ली की एक परिभाषा है, और ये परिभाषा खेल के बारे में है। किसके बारे में है? खेल के बारे में है। खेल के बारे में ये क्या कहते हैं? खेल के बारे में कहते हैं प्ले फॉर अडल्ट इज रिक्रिएशन, कि खेल वयस्क के लिए मनोरंजन है। मनोरंजन है। रिक्रिएशन द रिन्यूअल ऑफ लाइफ, मनोरंजन है या फिर अपने आपको तरोताजा रखने का जरिया है। फॉर चिल्ड्रन, लेकिन
अब यहां पर ये क्या बहुत अच्छी बात कहते हैं, लेकिन बालक के लिए, लेकिन फॉर चिल्ड्रन इट इज ग्रोथ द गेनिंग ऑफ लाइफ। लेकिन बच्चे के लिए क्या है, लेकिन बालक के लिए यह विकास का साधन है, विकास व जीवन को जानने का साधन है। जीवन को जानने का साधन है। अब प्ले है क्या भाई? प्ले है क्या? प्ले है कि जो भी बच्चे खेलते हैं, रिक्रिएशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं कि जिसमें हम म्यूजिक भी सुन रहे हैं, जिसमें हम खेल भी रहे हैं। प्ले में कुछ चीजें आती हैं, प्ले में जो शारीरिक गतिविधियां करते हैं ना वो आती है। अब जोसेफ ली कहते हैं कि मैं फुटबॉल खेलने अगर मैं जाऊं, 30 साल का व्यक्ति अगर फुटबॉल खेलने के लिए जाए तो उसके लिए फुटबॉल क्या है? उसके लिए फुटबॉल इसलिए खेल रहा है कि ताकि वो स्ट्रेस से थोड़ा सा निजात पा ले, वो मनोरंजन के लिए वहां पर जा रहा है। लेकिन बच्चा जब फुटबॉल खेलता है तो उसके लिए वो जीवन है। क्यों जीवन है? क्योंकि उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होगा, उसकी वृद्धि और विकास जो होगा, उसी फुटबॉल की वजह से, उसी खेल की वजह से होगा। ये कह रहे हैं कि उसके लिए वो वृद्धि का मार्ग है, विकास का मार्ग है, और उसी के जरिए ही वो दोस्त बनाएगा, उसी के जरिए वो देखेगा कि कंपटीशन होता है, उसके जरिए ही वो देखेगा सहयोग होता है। जीवन के जो गुण है असली, वो उसी खेल के माध्यम से वो जान पाएगा। ये कौन कहते हैं? जोसेफ ली कहते हैं। ये भी बहुत अच्छी परिभाषा है, ये भी बहुत अच्छी परिभाषा है। यहां पर हमारा रिक्रिएशन टॉपिक जो है वो कवर होता है। अगली क्लास में हम मनोरंजन के सिद्धांत जो है वो पढ़ेंगे, मनोरंजन के सिद्धांत पढ़ेंगे भाई। हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, घबराएं नहीं भाई। वो इंग्लिश की कभी कभी अगर कोई चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अब देखिए भाई, मेरी मजबूरी ये है कि मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके ला सकता हूं चीजों को, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट करने से चीजें बहुत सारी खराब हो जाती हैं। इसलिए उनको हूबहू लाना पड़ता है और हूबहू लाके उनको समझाना पड़ता है। क्योंकि उनका अब दो परिभाषा अगर ये देखेंगे ना, साल्वसन की परिभाषा देखेंगे, तो इसमें भी अगर देखेंगे ना, तो इस वो जो मिठास इस परिभाषा में है ना, वो यहां पर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, बात वो ठीक ठाक वैसी वैसी बात कह देगा, लेकिन जो जिस भावना के साथ वो कहना चाह रहा है ना, वो यहीं आएगी। इसलिए जरूरी है कि उसको हूबहू उसी लाइन में रखा जाए, उसी भाषा के अंदर रखा जाए। तो मैं कोशिश करता हूं कि अंग्रेजी, जहां पर अंग्रेजी को ट्रांसलेट करना आसान नहीं है, वहां पर अंग्रेजी को रखा जाता है, लेकिन साथ साथ बताया जाएगा। ऐसी कोई भी स्लाइड नहीं जाएगी जो मैं अंग्रेजी में लेके आऊं और अंग्रेजी में समझाऊं और निकल लूं। तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर रखें, दोनों ही भाषा को थोड़ा थोड़ा आप पकड़ करना शुरू करें, हो जाएगा अपने आप। आपको एफर्ट भी करना नहीं पड़ेगा, बस क्लास को देखते रहिए। लेकिन मन को ऐसा है ना कि दिमाग को बांध के मत रखिए कि मुझे हिंदी में चाहिए, हिंदी में चाहिए। थोड़ा सा ओपन रहो कि थोड़ी सी इंग्लिश में मिल रही है, देखेंगे क्या दिक्कत की बात है। अंग्रेजी भी एक भाषा है, थोड़ी सी इसको भी देख लेंगे। हिंदी में तो हमें मिल ही रहा है, थोड़ा फ्री मिल रहा है, ऐसा समझ के उसको देख लो। तो आप पाएंगे जब कोर्स पूरा होगा तो आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी के शब्द भी आने लग जाएंगे, और जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको वो लाभ करेंगे। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं भाई। तमाम जो आपकी जो परेशानियां हैं, टेक्निकल चीजें होती हैं, कई बार यहाँ पर गड़बड़ हो जाती हैं। तमाम जो आपकी परेशानियां हैं, हमें इसके लिए खेद है, और हम प्रयास भी कर रहे हैं, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मुंह फोड़ के नहीं बैठे हम, बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है कि ताकि आपको बेहतर से बेहतर हम सर्व कर सकें, अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा सकें, और आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वायरीज, कोई भी टेक्निकल एरर आते हैं तो उनको हम देख सकें। उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम से संपर्क कर सकते हैं। क्लास का समय जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा कीमती है, उसको हम उन चीज़ों में ज़ाया ना करें। कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिनको भाषा से संबंध में, या फिर उन्होंने अलग अलग जगह पढ़ा होगा, तो हो सकता है कि थोड़ा एक बार चीज़ों को पकड़ करने में देर लगे। लेकिन अगर आप 10 दिन 15 दिन थोड़ा सा हौसला बनाकर रखते हैं, 10-15 दिन आप हिम्मत के साथ फ्री माइंड होकर आप पढ़ते हैं चीज़ों को, तो निश्चित रूप से चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। और थोड़ी सी मुश्किल इसलिए लग रही है कि इतना डीप, या फिर रिक्रिएशन क्या है, प्ले क्या है, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। सबने ऊपर ऊपर से आपको ये पढ़ाया होगा कि इसके सिद्धांत क्या होते हैं, कहाँ महत्व है, क्या लाभ है, दोनों के बीच में फर्क किसी ने नहीं बताया होगा, कैसे कैसे फर्क हो सकता है ये किसी ने नहीं बताया होगा। तो थोड़ा हम जब गहरे पानी में जाते हैं तो आपको हाथ पैर जो है वो थोड़ी ज्यादा मारने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए। एक बार अगर आप तैरना सीखे तो फिर पानी गहराई जितनी मर्जी हो, फिर दिक्कत की बात कोई भी नहीं होगी। चलिए भाई, सभी साथी, इतने स्नेह के साथ आपने कक्षा को देखा,
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।